हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलरिंग यू। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आरएसी सब्जेक्ट से पूछा गया क्वेश्चंस है। और टॉपिक है आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है कि एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितने किलो जूल पर मिनट के बराबर होता है। जो ऑप्शन है इसमें वो किलो जूल पर मिनट में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई में 2019 में। दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, लेकिन जो ऑप्शन हैं इसमें वो हैं आपके किलोवाट में है। किलोवाट में सारे ऑप्शन हैं, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, किलो जूल पर मिनट में था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब इसमें जो ये वर्ड है टन, ये टन आपने कहाँ पे सुना होगा। जब भी हम एसी परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो क्या बोल के खरीदते हैं कि कितने टन की एसी चाहिए। जैसे कि 1 टन की चाहिए, या 2 टन की चाहिए, 3 टन की, या 1.5 टन की एसी हमें खरीदनी है। तो वही वाला यहाँ पे टन का मतलब है, उसी को हमें समझना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो आपके पास है एक रूम, और इस रूम में आपने रख दिया है एक बर्फ़ का टुकड़ा, आइस का एक ब्लॉक रख दिया है, जो कि 1000 किलोग्राम का है। 1000 किलोग्राम का बर्फ़ का टुकड़ा आपने एक रूम के अंदर रख दिया है। अब चूंकि ये बर्फ़ का टुकड़ा है, तो कितने टेम्परेचर पे रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। और किस अवस्था में रहेगा, सॉलिड अवस्था में रहेगा। ठीक है, इसको हमने रख दिया है। अब क्या करना है आपको, कि इस बर्फ़ के टुकड़े को आपको कमरे के अंदर 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। तो जब आप 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे कमरे के अंदर, तो क्या होगा, कमरे के अंदर जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और पिघल के किस रूप में बदल जाएगा, वो लिक्विड के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चूंकि बर्फ़ का टुकड़ा है, तो वो पिघलना क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि रूम के अंदर जो भी हीट एनर्जी है वो बर्फ़ के द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, और वो बर्फ़ का टुकड़ा यूनिफॉर्म तरीके से एक समान रूप से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। हमें रखना कितनी देर के लिए है, 24 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है उसे पिघलने के लिए। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम बर्फ़ का टुकड़ा जब कमरे के अंदर पिघलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कमरे के अंदर कुछ ना कुछ कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडक प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसका टेम्परेचर कमरे का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि टेम्परेचर क्यों कम होगा, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा पिघलना स्टार्ट होगा, वहाँ से हीट एनर्जी, कमरे से हीट एनर्जी बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर जो है, कह सकते हैं कि हीट एनर्जी बाहर, जो कमरे की हीट एनर्जी है वो बाहर चली जाएगी। तो उसका कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनेगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का, वो कैसे बनेगा। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमने कमरे के अंदर 1000 किलोग्राम बर्फ़ का टुकड़ा 24 घंटे के लिए एक समान रूप से पिघलने के लिए छोड़ दिया है, कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड तक, तो कमरे के अंदर जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, जो ठंडक प्रोड्यूस होगी, वही आपका कहलाएगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है लैटेंट हीट, यहाँ पे लिखा है लैटेंट हीट। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड सॉलिड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड ही क्यों होगा, जब पिघल जाएगा तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों रहेगा। जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो बर्फ़ का जो बर्फ़ है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं। तो यहाँ पे हमने जो कंसिडर किया है कि जो बर्फ़ का जो टुकड़ा है, रूम से जो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्व कर रहा है, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, केवल और केवल लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सप्लाई करते हैं या उस ऑब्जेक्ट से निकाल लेते हैं, तो केवल उस पदार्थ का, उस ऑब्जेक्ट का केवल फेज चेंज होगा, अवस्था चेंज होती है, और उसका टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर अगर हम ऑब्जेक्ट को लैटेंट हीट सप्लाई कर रहे हैं या फिर लैटेंट हीट वहाँ से निकाल ले रहे हैं, तो उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। सॉलिड है लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड में बदल जाएगा, लेकिन उसके टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बर्फ़ का जो लैटेंट हीट है वो कितना है, 335 किलो जूल पर केजी। मतलब कि अगर 1 किलोग्राम बर्फ़ का टुकड़ा है, 1 किलोग्राम बर्फ़ का टुकड़ा है, और इस टुकड़े को अगर हमने केवल 335 किलो जूल एनर्जी सप्लाई कर दिया है, तब ये जो आइस का ब्लॉक है सॉलिड अवस्था में था, अब किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये होता है लेटेंट हीट का मतलब, केवल फेज चेंज करने के लिए होता है, और टेम्परेचर
पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना किलोवाट या कितना किलो जूल पर मिनट के बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी हीट एनर्जी बाहर जा रही है, बर्फ़ के पिघलने से जो हीट एनर्जी बाहर जा रही थी या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, वही आपका टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाया था। तो टी आर बराबर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बराबर हो जाएगा क्यू के, ठीक है। और जो हीट एनर्जी होती है क्यू बराबर आपने पढ़ा होगा एम इंटू एल, एम इंटू एल, ठीक है। तो एम क्या है, मास है किसका, आइस का, कितना किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है। और एल क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ द आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ द आइस कितनी है, 335 किलो जूल, ठीक है, पर केजी। तो यहाँ पे देखिए कि एम की वैल्यू हमने कितना रख दिया, 1000 रख दिया, 1000, और एल की वैल्यू कितनी है, 335 किलो जूल, ठीक है। अब हमने कहा था कि ये इस बर्फ़ के टुकड़े को रूम के अंदर कितनी देर के लिए रखना है, 24 आवर्स के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसको डिवाइड कर देना है, 1000, एम की वैल्यू 1000, एल की वैल्यू 335 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इसलिए कर दिया है ताकि हमें उसे घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 232.6 किलो जूल पर मिनट, इसको अगर सॉल्व करेंगे। बट अगर ये तो हो गया आपका फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 232.6 किलो जूल पर मिनट। लेकिन इसी फिनोमिना को जो भी हमने किया है, इसी को अगर हम एक्सपेरिमेंटली करें, प्रैक्टिकल करें, तो कुछ जो वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी 210 किलो जूल पर मिनट। मतलब प्रैक्टिकली या एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको हम कंसीडर करते हैं, इस वैल्यू को 210 किलो जूल पर मिनट, या किसी किसी किताब में लिखा रहता है 211 किलो जूल पर मिनट, ओके, 210 या 211, ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ वैल्यू इतनी आती है। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया गया है 210 किलो जूल पर मिनट में। तो ये किलो जूल पर मिनट है, अगर हमें इसे किलोवाट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दोगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 210/60 कितना आ जाएगा आपका, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। या किलो जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है, 1 किलो जूल पर सेकंड बराबर होता है आपका किलो वाट। तो कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकंड या फिर 3.5 किलो वाट, ठीक है। तो दो आंसर हो गए आपके, 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है, और 3.5 किलोवाट पर मिनट, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं ऑप्शंस में कौन कौन सा है। इस क्वेश्चन में देखेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन है 3.5 किलोवाट। और अगर किलो जूल में आपको आंसर लगाना है तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है 211 आ जाता है, तब भी आप उस पर टिक कर सकते हैं। किसी किसी किताब में आपका 211 किलो जूल पर मिनट भी रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, इस फिगर को देखिए, ठीक है। ये आपका है रेफ्रिजरेटर का फिगर, और हीट पंप का भी फिगर इस तरह से रहता है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग रेफ्रिजरेटर के न्यूमेरिकल्स करते हैं, कई बार न्यूमेरिकल भी आया है एसएससी जेईई में, तो जो न्यूमेरिकल में गिवन डेटा होता है उसमें टेम्परेचर की वैल्यू दिया रहता है, स्टोरेज का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर को कितनी हम पावर सप्लाई कर रहे हैं वो दिया रहता है, सराउंडिंग में कितनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, और स्टोरेज से कितनी हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इन्हीं जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, इन्हीं में कुछ वैल्यू दिया रहेगा और कुछ आपसे पूछ लेगा न्यूमेरिकल्स में। लेकिन कई बार जब गिवन डेटा को हम न्यूमेरिकल से पढ़ के लगाने की सोचते हैं, या फिर जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो समझ में नहीं आता है। कई बार इस तरह से लैंग्वेज में लिखा रहता है कि मान लो इस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी, न्यूमेरिकल में दिया है कि इस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी जो है आपका है 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है इस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी। तो उसको आप क्या समझोगे, Q1 की वैल्यू रहेगा या Q2 की वैल्यू रहेगा। तो अगर कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर लिखा है, या कूलिंग इफेक्ट लिखा हुआ है वर्ड, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखा हुआ है, तब वो वैल्यू किसकी रहेगी, Q2 की रहेगी। तो Q2 बराबर होगा TR। जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है रेफ्रिजरेटर वाले फिगर में, जो Q2 है वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ही कहलाएगा। तो अगर मान लो लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी जो है वो है आपका 1.5 टन, ठीक है, तो वो किसकी वैल्यू रहेगी, सिंपली Q2 की वैल्यू ले करके आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ओके।
तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्कॉलरिंग यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।